हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप 12th हिंदी व्याकरण में सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। अगर आपका भी टारगेट है कि हिंदी में हम 90% या 90% प्लस मार्क अचीव करें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इस प्रकार के जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं उन सभी को ध्यान से देखना है, तभी आप हिंदी में 90 to 95% मार्क ला सकते हैं। देखिए सभी बच्चे सोचते हैं, चाहे वो कमजोर छात्र हों चाहे वो अच्छे छात्र हों, सभी सोचते हैं कि हिंदी में मेरा नंबर अच्छा आना चाहिए, हिंदी में मैं 90 और 95% ले आया तो और सब्जेक्ट में हमारा अच्छा नंबर आ जाएगा और मेरा परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हिंदी की तैयारी मैं रेगुलर आपको करवाता रहता हूं। इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको 21 महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट तक देखने हैं और लास्ट में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता है, जो कि 7 अलग अलग टॉपिक से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। यानी कि जो 21 क्वेश्चन है वो 7 अलग अलग टॉपिक के हैं, एक एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन को मैंने लिया है। टोटल 21 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा मुहावरे और लोकोक्तियों से। ठीक है, 3 क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक। तो जैसे इसमें होता क्या है, इसमें आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है टोपी उछालना, इसका मतलब होता है बेइज्जत करना। ठीक है, इसका मतलब होता है बेइज्जत करना। ठीक है, टोपी उछालना का मतलब होता है बेइज्जत करना। तो सबसे पहले मैंने इसका अर्थ लिखा, अब आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, यहां पर हेडिंग छोटा सा हम डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला। अब चलिए यहां पर वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग में आपका क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग में आपको क्या करना है, जैसे देखिए तुम्हारे पास पैसे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो, कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग में आपका प्रश्न आना चाहिए टोपी उछालना। ठीक है, टोपी उछालना जो है ये क्वेश्चन आपका वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिखा है तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो, यानी कि तुम सबकी बेइज्जती करते रहो। ठीक है, तो टोपी उछालना जो है आपके वाक्य में आ चुका है, यही होगा आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है, उसके बाद में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 21 क्वेश्चन टोटल है। छोटा सा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है हाथ पीले करना, इसका मतलब है विवाह करना। ठीक है, सभी बहुत सारे लोगों ने लोगों से आपने सुना होगा कि हाथ पीले करना है, यानी कि विवाह करना है। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम देखते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब देखिए वाक्य प्रयोग में हम क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिख दीजिए सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए। ठीक है, तो देखिए हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना। वाक्य प्रयोग देखिए, सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, यानी कि सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किया। ठीक है, तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग। समझ में आ रहा है। तो ये तो 2 मुहावरे थे। अब चूंकि इस टॉपिक का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां भी आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो चलिए लोकोक्तियों को भी देखते हैं। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाथ कंगन को आरसी किया। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा है ना, ये मुहावरा नहीं, ये लोकोक्तियां हैं। ठीक है, इसका अर्थ पहले लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग, सेम वही प्रोसेस है। तो प्रत्यक्ष को
प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है, जो डायरेक्टली है, उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर वाक्य प्रयोग, ठीक है। इसके वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए, पकड़े गए हो। तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है बताइए, जो क्वेश्चन में है, ठीक है। क्योंकि कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, आरसी क्या। तो यहां पर क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसमें कोई प्रमाण हमें नहीं चाहिए। देखिए, तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए, यानी कि तुम तो डायरेक्टली देखा गया कि तुम घर में घुस रहे थे, ठीक है। तुम्हारे चोर होने में कोई संदेश नहीं रह गया, क्योंकि ठीक ही कहा गया है, क्योंकि कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हमने तुम्हें घर में घुसते हुए देखा, तुम चोरी कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो यही है वाक्य प्रयोग, ये लोकोक्ति है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा संधि विच्छेद से, ठीक है। इसमें चौथा क्वेश्चन है कि प्रभृतियों का संधि विच्छेद है। आपको इसमें क्या करना है, प्रभृतियों का सही संधि विच्छेद चूज करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको उसको लिखना है। का है प्रभृति धन एव, खा है प्रभृति धन एव, गा है प्रभृति और घा है प्रभृति धन एव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रभृति धन एव। प्रभृतियों का सही संधि विच्छेद प्रभृति धन एव होगा, ठीक है। तो खा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तल्लीना का संधि विच्छेद है। तल्लीना का सही संधि विच्छेद क्या है, का है तद धन लीना, खा है ता धन लीना, गा है तदली धन ना और घा है तद्दी धन लीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। तो आपको सही आंसर चूज करना है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, रेगुलर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो भी आप लोग ना देखें तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं लाता रहता हूं, बहुत सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो जाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर कि उत्तीर्ण याप का संधि विच्छेद है। उत्तीर्ण याप का सही संधि विच्छेद क्या है, का है उत्ती धन याप, खा है उत्तीर्या धन पी, गा है उत्तीर्य धन अपी, घा है उत्तीह धन अपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उत्तीर्य धन अपी। ये उत्तीर्यापि का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो गा वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन हमने यहां संधि विच्छेद के देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभक्ति और वचन। इसमें क्या करना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि आत्मभ्या, जैसे क्वेश्चन है आत्मभ्या, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आत्मभ्या में का है पंचमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आत्मभ्या में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को पढ़िए, तभी आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है आत्मनः। आत्मानः में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आत्मानः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नामनोह।
नामनों में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। नामनों में षष्ठी विभक्ति है और ये द्विवचन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। तो ये आपके 3 विभक्ति और वचन थे, ठीक है। हम 3-3 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शब्द युग्म। तो देखिए शब्द युग्म में क्या होता है, देखिए 2 शब्द हैं, शब्द युग्म का मतलब शब्दों का जोड़ा। जैसे 10वां क्वेश्चन है अग अघ, ठीक है, 2 शब्द हैं, इनके आपको सही अर्थ चूज करके लिखना है, ठीक है। पहले शब्द का अर्थ पहले होगा, दूसरे का बाद में, ठीक है। तो का है आगे और पीछे, खा है अचल और पाप, गा है नया और पुराना, घा है संपूर्ण और पुण्य। तो देखिए अग और अघ का मतलब होगा ऑप्शन नंबर खा, अचल और पाप। यानी कि अग का मतलब अचल, अघ का मतलब पाप, तो अचल और पाप ये राइट आंसर होगा। तो 10 का खा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धरा धारा, ठीक है। धरा धारा में का सही अर्थ क्या होगा? का है पृथ्वी और पानी का प्रवाह, खा है पृथ्वी और आकाश, गा है आकाश और पाताल, घा है सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए धरा और धारा, धरा का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है। और धारा का मतलब पानी का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पृथ्वी और पानी का प्रवाह, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो धरा कहलाती है, ठीक है। और धारा का मतलब आपको पता ही है पानी का प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र छात्र, दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं बट इसका सही अर्थ बताइए। तो पहले का अर्थ तो आपको पता ही है, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि खा और घा में कोई सही है दोनों में से। तो का है छत्रीधारी और विद्यार्थी, खा है विद्यार्थी और नेता, गा है क्षत्रिय धर्मी और विद्यार्थी, घा है विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। यानी कि छात्र का मतलब विद्यार्थी और इस छात्र का मतलब क्षत्रियोचित। तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शब्द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द अर्थ, ठीक है। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आप अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, यही है आपका शब्द अर्थ, इसमें नाम दिया गया है। यानी कि एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द के कई वो, ठीक है। जैसे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है पवन। अब पवन को और हम किस नाम से जानते हैं बताइए? उसका पर्यायवाची शब्द वायु, पवन को वायु भी कहते हैं, सांस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्राण वायु भी कह सकते हैं, क्योंकि पवन जो हवा है उसी के द्वारा हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग लिख सकते हैं, किन्हीं 2 का आपको लिखना है, यानी कि किसी एक का आपको 2 लिखना है। मैंने यहाँ पर 3 बता दिया। 14 नंबर है निशाचर। निशाचर का मतलब क्या होता है? निशाचर का मतलब राक्षस, ठीक है। इसको हम राक्षस के नाम से भी जानते हैं, उल्लू को भी हम निशाचर कहते हैं। तो ये आप लोग पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंचन। कंचन को आप लिख सकते हैं धन, धतूरा, सोना, ठीक है। धन, सोना, धतूरा। तो ये सब आप लोग इसके अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इसमें लिखना होगा, किसी एक का आपको करना होगा। मैंने यहाँ पर 3 बताया क्योंकि मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से है। इसका मतलब क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका मतलब है किसी बात पर बार बार जोर देना, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? यही आपको लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब होता है, जैसे किसी बात को बार बार जोर देना, इसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं बताइए? आग्रह, ठीक है। आग्रह इंग्लिश में बोले तो अपील, ठीक है। समझ में आया? तो किसी बात पर बार बार जोर देना उसे हम एक शब्द में कहते हैं आग्रह। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो जब बॉलर किसी बैटर को LBW आउट करता है तो वो अपील करता है अंपायर से कि ये आउट है, ठीक है। बार बार उनसे आग्रह करता है कि इन्हें आउट दीजिए, ठीक है। वो इसी को हम कहते हैं आग्रह, ठीक है। तो किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा प्रबंध काय जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो। यानी कि ऐसा प्रबंध काय, ऐसी लेखनी जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन किया गया हो, किसी के जीवन का थोड़ा सा वर्णन किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? खंड काव्य। खंड काव्य जो होता है इसमें जीवन का आंशिक वर्णन होता है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में भी खंड काव्य होगा, जो कि आपके सिलेबस में, जैसे आप में रश्मिरथी है, श्रवण कुमार है, त्यागपति है, जो कुछ भी आप में है वो खंड काव्य है। उसमें थोड़ा सा वर्णन किया जाता है। जैसे त्यागपति में हर्षवर्धन का जब वर्णन किया जाएगा तो उनके छोटे से उसका वर्णन किया जाएगा, क्योंकि उनका बहुत इतिहास में बहुत ज्यादा विस्तार है, ठीक है। बहुत विस्तार से दिया गया है, तो पूरा थोड़ी ना दिया रहता, छोटा सा दिया रहता उनका आंशिक वर्णन, ठीक है। 18 नंबर है जिसके हृदय में ममता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्मम।
उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं निर्मम। समझ में आया? एक अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य संशोधन। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन होगा ये इसी से होगा। नाम से ही स्पष्ट वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य को संशोधित करना, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जो कुछ गलतियां इसमें, जो कुछ त्रुटि हैं उसको सही कीजिए। जैसे देखिए, उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र बचे थे। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस में केवल भी है और मात्र भी है, तो इसमें से केवल एक ही रहेगा। केवल और मात्र सेम चीजें हैं, तो इसमें से केवल को आप हटा दीजिए। आप लिखिए उस बेचारे के शरीर पर, उस बेचारे के शरीर पर वस्त्र मात्र बचे थे, वस्त्र मात्र बचे थे। ठीक है, तो थोड़ी सी गलतियां होंगी, उसको आपको सही करना। ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही दूसरा हमारा है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए थे या दिया था? दिया था रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं। कई लोग देते, कई लोगों का यहाँ पर नाम होता, तब होता दिए थे। तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, यानी कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा है वह मुझे बुलाया है। देखिए इसमें गलती सीधा सीधा दिख रहा है, आप लोग पढ़कर पहले सोचिए कि आखिर इसमें कौन सी गलती हो सकती है। तो वह मुझे बुलाया है, ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा वाक्य है? इसमें त्रुटि तो सीधा सीधा दिख रहा है, उसने मुझे बुलाया है लिखिए। ठीक है, वह के स्थान पर आप लोग लिखिए उसने। तो उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया है, ये वाला वाक्य आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य संशोधन करना होता है, वाक्य को शुद्ध करना होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था। इस वीडियो में मैंने आपको 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितने क्वेश्चन ऑलरेडी जानते थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।